हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एनडीए 2022 का जो पेपर है उसको बताने वाले हैं आपको। उसकी 100% जो करेक्ट आंसर की है सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, वो आपको हम देने वाले हैं। तो आपको देखो, हम दो तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम आंसर की बताएंगे, यानी जिस बच्चे को खाली आंसर की पता लगानी है कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, तो उसको आंसर मिल जाएंगे सारे के सारे। जिसको सॉल्यूशन चाहिए उसके बाद जो है हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, किस किस तरीके से इसके सॉल्यूशन है। तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे पूरी वीडियो को। पहला पार्ट सिर्फ आंसर की का होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो सॉल्यूशन का होगा, यानी हर सॉल्यूशन को हम तरीके से उसको बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना था। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहला जो है क्वेश्चन क्या था, देखो जरा। देखिए, ये जो सेट है ये सेट 2 है। एनडीए 2022 का ये फर्स्ट वाला, यानी एनडीए फर्स्ट का जो है वो उसकी आंसर की हम दे रहे हैं। सेट जो है वो सी है ये, ठीक है। तो जिसके पास ए है, बी है, या कुछ और सेट है, डी है, तो वो उसके साथ में जो है आंसर को मिला सकता है। आपको बोला है इफ टेन थीटा इज इक्वल टू -5/12 अगर आपको दे रखा है, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आपको करना क्या था, एक ट्राइंगल बनाना था। इसमें आपको 5 ये दे रखा था, 12 ये दे रखा था, तो ये 13 मिल जाएगा, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है ना। बनाने के बाद में अब टेन थीटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है वो आपको चेक करना था, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में होता है। फोर्थ वाले और सेकंड वाले के हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ पे साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है ना। तो आपको क्या करना था, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 5/13 आ जाएगा। तो 5/13 एक बार प्लस का और एक बार माइनस का आंसर, दो आंसर आएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, तो इसका आंसर निकलेगा 3/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बोल रखा है व्हाट इज साइन स्क्वायर पाई/4 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर पाई/4 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए साइन 2 थीटा जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ of height h at a point on the plane. The angles of elevation of the bottom and the top of flag staff are theta and 2 theta respectively. What is the height of the tower? आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। h cos 2 थीटा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। आपको बोला है द शेडो ऑफ अ टावर बिकम्स एक्स मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हाइट एंड डिस्टेंस से आए थे, ठीक है। एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू थीटा, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ टावर इज √3x मीटर देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में थीटा जो है वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स x/3 अगर पाई/4 हो, जहाँ पे x जो है वो 0 और 6 के बीच में हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, या 5 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका 1 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना। x की वैल्यू क्या आएगी आपसे ये पूछा गया था। तो इसका 1/√2 पाई/4 आएगा ये, ठीक है। जैसे ही आप डालोगे उसमें, तो आपको आंसर मिल जाएगा साइन पाई/4 की फॉर्म में, ठीक है। साइन पाई/4 जो होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 करोगे, उसको माइनस करोगे, तो 2 साइन इनवर्स एक्स जो फाइनल मिलेगा आपको इज इक्वल टू पाई/2 मिलेगा, ठीक है। इसको इधर पहुंचाओगे तो पाई/4 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, यानी साइन पाई/4 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एट्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा दे रखा है, वेयर टेन अल्फा टेन बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 1। तो आपसे बोला है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रखा था ये। इसकी वैल्यू होगी पाई/4। ये एक फॉर्मूला बनेगा टेन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। उठा के कुछ नहीं करना था, इस पूरे को उठा के इधर लेके चले जाते, आपका आंसर आ जाता। तो टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन नाइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2। तो आपसे ये बोला गया है कि टेन टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। याद रखना, 1 प्लस टेन थीटा अगर होता है और 1 प्लस टेन फाई अगर होता है, 1 प्लस टेन पाई अगर होता है, तो इन दोनों का थीटा प्लस पाई का सम जो होता है ना, थीटा प्लस पाई का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस पाई यानी थीटा और नाइन थीटा को अगर मैं ऐड करूंगा टेन थीटा बनेगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे सम आ गया 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है बस आपको वो रखनी थी। 90 नहीं, सॉरी, पाई/4 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपको रखनी है। और रखने के बाद में जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, साइन 10, 20, 30 ऐसे करते-करते 360 पे जा रहा है ये। तो हम इसके पेयर जब बनाएँगे ना साइन और कॉस जो है वो आपस में जो है ये आपस में कट होने शुरू हो जाएँगे। जैसे ही ये कट होने शुरू होंगे या साइन 360 माइनस थीटा वाले फ़ॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं। तो व उससे भी कट होने शुरू हो जाएँगे तो एक 180 डिग्री जो है वो बचेगा। टोटल 37 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है? और साइन 180 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? 11th वाले पे आ जाते हैं, आपसे बोला गया है हाउ मेनी कंसीडर ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट A is equals to 1 2 3 4 how many of them are superset of the set 4। तो ऐसे टोटल ना 8 जो हैं वो सुपरसेट बनेंगे जो 4 के सुपरसेट होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 12th वाले पे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें काफ़ी बच्चों ने गलती करी है। आपसे बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, उसके रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट बताओ कौन सी वाली सही है। पहला बोल रखा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी ये होगा। या एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाई करता है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है नाइदर वन नॉर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। तो इसमें पहला यूनियन वाला दे रखा है ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा अगर ए और बी बराबर हो जाएं, जो कि करेक्ट है, ठीक है। दूसरा बोल रखा है ए डेल्टा बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जिसको हम कहते हैं, ये एम्प्टी होगा अगर ए और बी क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं ये, तो ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करें 13 वाले का, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 पे आ जाते हैं। 14 वाले का अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपसे बोला गया विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एक्स आर वाई, यानी एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी खाली ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू अ रिलेशन आर। अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, ये बात सही है। सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, ये भी बात सही है। ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1 2 और 3 तीनों ही इसका जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। 16 वाले की बात करें तो आपको डेल्टा वन एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 1 1 पी क्यू आर और क्यू आर पी। डेल्टा टू एक और डिटर्मिनेंट दे रखा है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 1 1 क्यू आर पी और आर पी क्यू। आपको बस कुछ नहीं करना था, इसका ट्रांसपोज लेके इसको सॉल्व कर देना था। तो इसका जब आंसर आएगा ना 16 वाले का आंसर आएगा ऑलवेज नेगेटिव, यानी इसमें माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 17 वाले को देखो, इसमें ए बी सी और अगर आप क्या करते ना 1 2 3 रख लेते तो आपका आंसर बन जाता है। इसका आंसर जो बनेगा वो 12 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, वरना इसको ओपन आप ए यहाँ से कॉमन ले लो, बी यहाँ से कॉमन ले लो, सी यहाँ से कॉमन ले लो। तो ए बी सी की वैल्यू 6 रखना और ये जो पूरा का पूरा जो बनेगा उस वो इसके इक्वल होगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो 6 की 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 तो भी आ जाएगा आपका। तो दोनों ही केस में जो है आपका आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, वो 12 ही आएगा, ठीक है। 18 पे आ जाते हैं। 18 वाले में बोला गया है अंडर विच कंडीशंस डज द डिटर्मिनेंट वैनिश, यानी इसकी वैल्यू 0 कब होती है? तो इसकी वैल्यू 0 होगी पहले ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यानी इसकी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट आ रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 19 पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स। पहला स्टेटमेंट जो दे रखी है सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्सेस आ रही हैं। दूसरा दे रखा है ए सी बराबर बी सी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, ये 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स बनेगी। तीसरा दे रखा है सी ए प्लस बी बराबर आएगा सी ए प्लस सी बी के, तो ये करेक्ट होगा। तो सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बोल रखा है 20 वाले में एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा 0 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस 1 1 और 1। ये आपको दे रखा है, आपसे बोला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा। तो आपको याद रखना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जब इसका निकालोगे ना आप तो डिटर्मिनेंट 2 निकलेगा, तो 2 इंटू आई, तो 2 आई इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 21 पे आ जाते हैं। 21 में बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट के की किस वैल्यू के लिए होगा, ठीक है। के की किस वैल्यू के लिए जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो सिंगुलर होगी, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना, एनी रियल वैल्यू ऑफ के, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियस खुद ही 0 आ जाएगा जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना। तो डिटर्मिनेंट जैसे ही 0 आएगा तो वो किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 22 पे देख लेते हैं। 22 में जो आपको क्वेश्चन दे रखा था, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया था। 22 में बोला ये गया था कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, और बी जो है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए के। तो आप ये बताइए ए बी क्या बी ए के बराबर होगा या नहीं होगा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है ए बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स होगी। तीसरी स्टेटमेंट दे रखी है इसमें कि ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स। तो इसकी अगर हम बात करें ना, इसमें जो ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है, इसका जो ऑप्शन है वो 1 2 और 3 तीनों ही करेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा 20 का, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22 का सॉरी। 23 पे आ जाते हैं। 23 में ये दोबारा से रिपीट हो गया। 23 में आ जाते हैं। 23 में आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। दो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ए बी क्या नल मैट्रिक्स, एक नल मैट्रिक्स है, तो दोनों में से ए या बी में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पहली बात, अगर आपका ए और बी में से दोनों में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स नहीं भी है, तो भी ए इंटू बी जो होता है उसका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स निकल सकता है। दूसरा आ जाता है 23, मतलब इसी पे ही, ए बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए बी और बी ए, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आएगा वो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी स्टेटमेंट जो है वो इसकी करेक्ट नहीं होगी। ए बी और बी ए जो होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ए बी पूरी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यानी मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, हम सिर्फ एक सिंगल मैट्रिक्स नहीं लेके चल रहे हैं कि ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको उल्टा नहीं कर रहे हैं। ए भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसका उल्टा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, वो जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, वो तभी होती है जब ए और बी जो है वो दोनों बराबर हों। ठीक है, तो ये इसी वजह से जो है वो रिजल्ट सेकंड वाला ट्रू नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखो ज़रा, इफ ए इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड बी इज इट्स ट्रांसपोज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पे दो मैट्रिक्स कंसीडर करी है। ठीक है, जब कंसीडर जैसे ही करोगे ना, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 2। ठीक है, यानी बी। ठीक है, लेट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको 25 में बोल रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट आ रही है। हमने इसको इस तरीके से कंसीडर करा है कि दो मैट्रिक्सेस हमने कंसीडर करी है नॉन सिंगुलर, जिसमें ए बी और जो आ रहा है ए इंटू बी वो ए के इक्वल आ रहा है, और बी इंटू ए जो आ रहा है वो बी के इक्वल आ रहा है। उसके बेसिस पे इसको निकाला है। ठीक है, अभी इसके जो है अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसके बाद वाली वीडियो के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। मैंने आपको दो वही बात बोली है, ये वीडियो जो है वो दो पार्ट्स में डलेंगी। पहली वीडियो सिर्फ आंसर की, दूसरी वीडियो सिर्फ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें सबके सब सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। दूसरा देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ। आपको इनका एक्सपेंशन करना था, मल्टीप्लाई करनी थी और बताना था कितनी टर्म्स आएंगी। तो कितने टर्म्स आएंगी अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें 10 टर्म्स टोटल आएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के भी आप इसको जान सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर 10। दो स्टेटमेंट बोल रखी है, आपको बोला है अमंग ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म the coefficient of sixth term has the highest value, the coefficient of third term is equal to the coefficient of ninth term। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, पूछा ये गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, जैसे आप coefficient of sixth थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म निकालोगे ना, 10c समथिंग कुछ आएगा उसका। ठीक है, तो ये जब निकलेगा आपका, तो दोनों कोफिशिएंट जो है ना वो बराबर निकलेंगे। दोनों कोफिशिएंट बराबर निकलेंगे। और ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट 28 में आपको जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी आप देख सकते हो। 28 में जो है ऑप्शन नंबर डी 21 इसका आंसर निकलेगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना था सीधा सीधा। 29 में फिर आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है, लेकिन ये बहुत लंबा दे रखा है, लेंदी है। सीधा सीधा बताता हूँ, इसकी वैल्यू जो होगी ना, इसकी वैल्यू 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है, सी 51 और 51,0 माइनस करके इसमें आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स बिटवीन 300 एंड 400 आर देयर इन विच नन ऑफ डिजिट इज रिपीटेड। 300 और 400 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हुआ हो। ठीक है, ये आपसे पूछा गया 30 वाले क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। 36 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
30 ये कौन सा था 30 ना, 31 पे देख लो। 31 में जो आपसे पूछा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा गया। जब इसको आप करोगे ना तो ये आराम से इसका खाली कुछ नहीं करना था, इसका आप रैशनलाइजेशन करते आपका आंसर बन जाता। तो इसका आंसर जो बनेगा वो माइनस का पाई/4 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 में देखो व्हाट इज द मॉड्यूलस, आपसे इसका मॉड्यूलस पूछा गया था कि इसका मॉड्यूलस क्या होगा 32 में। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये होगा आपका ओमेगा स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बनेगा और उसका मॉड्यूलस जैसे ही निकालोगे आप तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अब 33 में देख लेते हैं। 33 की अगर हम बात करें, इनमें दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट नहीं होगी। आप एन की कुछ भी वैल्यू 3 से बड़ी रख के देख सकते हो। तो जैसे ही आप रखोगे तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, आपकी इच्छा है जो आप रखना चाहो। आप उसके बाद 34 पे आ जाते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर्स सो एज टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी आपको 7 में से 5 सेलेक्ट करने होंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, क्योंकि 2 को तो एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने। 9 बंदों की टीम थी, 9 लोग थे, आपको 2 को निकाल दिया, 7 में से 5 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं? तो 7C2 करोगे जैसे ही आप, तो 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट बोल रखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक एक्सपेंशन है। व्हाट इज द n+1th टर्म फ्रॉम द एंड व्हेन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x। तो आपसे ये पूछा गया n+1th टर्म कब होगी पीछे से। ठीक है, डिसेंडिंग पावर में जब हम करेंगे तो। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें 35 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। C2n, यानी 2n होगा। उसके बाद आ जाते हैं सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म देन सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो मेरे को अगर पता है एस पी इज इक्वल टू एस क्यू हो तो एस पी प्लस क्यू जो होता है वो 0 होता है, ये रिजल्ट है ना। तो यही बोला है S9 इज इक्वल टू दे रखा है S11, तो 9 + 11 कितना होता है 20, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 के बाद में 37 पे देखते हैं। 37 का आंसर जो है वो 25.5 आ रहा है, बहुत ही ईजी है। सम ऑफ जो पांचवी टर्म दे रखी है वो दे रखी है 1/10, 10th टर्म जो दे रखी है 1/5 दे रखी है। आपको सीधा सीधा 50 टर्म का सम निकालना था और बहुत ही ईजिली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, A+4D और A+9D करके आप इसका A और D निकाल के आप आराम से निकाल पाओगे इसको। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, आपको एक बाइनरी का क्वेश्चन 2 दे रखे थे। बाइनरी क्वेश्चन में पहले वाले का आंसर जो है 101/2, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अगर हम बात करें इस वाले में, हाँ, ऑप्शन नंबर इसका 39 का जो है बी है शायद। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, शायद नहीं, बी ही है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कंसीडर द इन इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन इन इक्वेशन दे रखी है और 2 उसके बाद में खाली कंडीशन दे रखी है, वो कांस्टेंट्स है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन इन द कॉमन रीजन, कौन सा पॉइंट जो है वो कॉमन रीजन में लाई करेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। इसका जब ग्राफ बनाओगे ना आप, तो ये वाला, ये जो ग्राफ है, 1 मिनट, ये लाइन कुछ यहाँ से जाएगी। ठीक है, यहाँ से जैसी जाएगी तो ये वाला रीजन जो होगा वो कॉमन रीजन होगा और इसमें -1, 2 जो हो गया ना, बस यही पॉइंट जो है वो आएंगे इसके। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -1, 2 40 का। 41 पे आ जाते हैं। 41 का जो है ऑप्शन नंबर, हम इसकी बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कॉन्टिन्यूस भी होगा x इज इक्वल टू 0 पर, और डेरिवेटिव नहीं, x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डेरिवेटिव हो सकता है इसका 0.5 पर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका रीजन ये है कि इंटीजर फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू एक्स है ना, ये जो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे होता है डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस जो होता है वो नहीं हो सकता, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। या मैं ये भी कह सकता हूँ इंटीजर वैल्यू पे वो 0 नहीं होता। जैसे 0.5 है, इस पे कॉन्टिन्यूस हो पाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने खाली 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, तो इस पे ये जो होगा ना कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाता जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके ऊपर एक थ्योरम भी आती है, अगर आपने थोड़ा-सा अच्छी उस पे पढ़ा है इसको लेवल पे, तो इसमें ये थ्योरम आती है कि ये जो इंटीजर फंक्शन होता है, इंटीजर वैल्यूज़ पे जो होता है वो कंटीन्यूअस नहीं होता, ना ही डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका इसलिए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, काफ़ी जो लोग हैं वो इसको सी बोल रहे हैं, लेकिन वो सी भी गलत है और डी तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है? नेक्स्ट आपको बोल रखा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्यूब रूट करना था दोनों साइड और काम हो जाता। क्यूब रूट नहीं, क्यूब करना था आपको दोनों साइड और 4 पावर यहाँ पे बच जाएगी, 3 पावर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और 4 पावर वहाँ पे बच जाएगी।
तो अभी इसके सॉल्यूशन देंगे हम अभी, क्योंकि इसको छोटी स्क्रीन पे हम कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको लैपटॉप पे और पूरा उसको तरीके से स्लाइड बना के इसको पूरे के पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। इफ हाफ द सब्सटेंस डिकेज इज इन 100 years, देन व्हाट इज द डिके कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो आपको याद होना चाहिए कि T1/2 जो होता है वो किसके लॉग 2/100 के नहीं, log 2/x के इक्वल होता है या लैम्डा के इक्वल होता है, डी के कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इसकी वैल्यू 100 दे रखी है, 100 दे रखी, तो log 2/100 जो हो जाएगा, लैम्डा को उधर पहुंचाओ, 100 को नीचे पहुंचाओ, log 2/100 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 43 का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका जब डोमेन निकालोगे आप तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। इसका जो डोमेन निकलेगा ये 0 से लेकर 2 तक निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा, और 2 और 0 जो होंगे दोनों इंक्लूड होंगे इसमें। नेक्स्ट आपको एरिया बोल रखा है, इसका एरिया निकालना है आपको, लेटेस्ट रेक्टम ना, एरिया आपको दे रखा है 24, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला लेटेस्ट रेक्टम और इसके बीच का एरिया जो है वो 24 है। तो आप ये बताओ अगर k इज ग्रेटर देन 0 हो तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 45 वाला क्वेश्चन ये वाला। तो इसकी अगर हम बात करें तो k² बराबर 9 आएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे एरिया वाले फॉर्मूले से ना, तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है टाइगर एक वर्ड है, तो इसके कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं जिसमें जो वॉवल्स हैं वो ऑड पोजीशन पे आए या इवन पोजीशन ऑक्यूपाई ना करें। 36 इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 47 पे आ जाते हैं, आपको बोला है लेट अल्फा एंड बीटा जो है वो दो रूट हैं एक इक्वेशन के, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब जो है वो भी रूट्स हैं x² प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू बताओ m प्लस एन की क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी दो इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट जो होंगे वो ए और बी होंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, आपको कुछ नहीं करना, खाली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के कन्वर्ट करनी होती है, ठीक है, ए और बी की फॉर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी के इक्वल आएगा, अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो आएगा आई थिंक ए बी प्लस अल्फा, हाँ, ए बी अल्फा प्लस बीटा माइनस सी जो आएगा, सॉरी, ए बी जो आएगा वो आएगा अल्फा अल्फा बीटा प्लस सी के इक्वल। तो इसका अगर हम बात करें पूरा का पूरा जैसी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 वाले में, तो 48 का जो आंसर बनेगा ना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये वैसे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलोगे, आपको बस ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होती है प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसमें रख देना है एक बार, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। उसके बाद उसी को ना ए और बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि ये जो इक्वेशन है ना इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको जब आप खोलोगे ना पूरा का पूरा बनाओगे तो इसका ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा ये, और वो इक्वल टू 0 आएगा। जैसे ही आप इसको करोगे तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का, ठीक है। 49 का सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 50 पे आ जाते हैं, 50 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाला जो ये क्वेश्चन है ना इजी कस्ट 16 दे रखा है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा रख के भी देख पाते हैं हम इसको। 51 पे आ जाते हैं, 51 का जो है ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन आ रखा था, आपको कुछ नहीं करना था, 30 फैक्टोरियल कॉमन लेकर आप उसमें जो है ग्रेटेस्ट टर्म का जो है फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में वो लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो 51 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी 7 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 पे आ जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू पूछी गई थी एक्सपेंशन की ना, तो 10 फैक्टोरियल इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है 52 का, बी यानी, ठीक है। 53 पे अगर हम बात करें, आपसे ये बोला गया है कि इसके पावर सेट में ना कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करें ना, इसमें ना बच्चों को थोड़ा सा घुमाया गया, इसमें दो ब्रैकेट ऐसे लगाए गए, तो दो ब्रैकेट लगाए गए ना, ये एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट में पावर सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तो 2 की पावर n होता है, यानी 2 की पावर 1, यानी 2 इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2 की पावर 1 यानी 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बोल रखा है नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो जीपी में है, ए बी और सी जो है वो दोनों ग्रेटर, तीनों जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और 1/a 1/b 1/c जो है वो भी जीपी में होंगे, और √a √b √c जो है वो भी जीपी में होंगे, अगर ए बी सी जो है वो तीनों जीपी में है। कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही होती है, ठीक है, याद रखना आप। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको ए प्लस बी बाई टू दे रखा है, बी दे रखा है और बी प्लस सी बाई टू दे रखा है, वो एचपी में है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट होगी? 55 में अगर हम इसकी बात करें, ए बी सी क्या हो जाएंगे, जीपी में निकल जाएंगे। जैसे आप इसको एचपी का फॉर्मुला लगाओगे कन्वर्ट हो जाएंगे वो। नेक्स्ट आपको कॉट स्क्वायर 15 प्लस टेन स्क्वायर 15 का वैल्यू पूछी गई है। आपको बस वैल्यू पता होनी चाहिए 10 15 और कॉट 15 की। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। खाली वैल्यू डालनी थी हमारे को, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एक ट्राइंगल है ए बी सी। मेरे को पता है ट्राइंगल के तीनों सम एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना था। साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा या है। तो बी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आप आपसे ये पूछा गया था एंगल बी कितना होगा, तो पाई बाय टू होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 58 पे आ जाते हैं। 57, 57 के बाद 58, 58 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो tan 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी? इसकी जब हमने वैल्यू निकाली ना, तो 58 का जो आंसर निकला है, 58 का निकला है ऑप्शन नंबर सी, 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 पे आ जाते हैं। 10 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा दे रखा है। दोबारा से वही प्रॉपर्टी लगानी है, आप थीटा की वैल्यू चाहो तो जीरो रख के भी देख सकते हो इसमें ना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आपसे बोला है कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना था आपको, सीधा सीधा थीटा की वैल्यू जीरो रखते, वो सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा दे रखा है। मुझे पता है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होता है, तो ए प्लस बी बराबर कितना होता है, 90 होता है ना। तो बस वही मेथड हमारे को यहाँ पे लगाना था। तो ये बनता 5 थीटा इज इक्वल टू बन जाता 90, तो थीटा की वैल्यू आ जाती कितनी, 18 डिग्री। और 18 डिग्री का इन्होंने वैल्यू पहले से ही दे रखी है, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना आप 60 वाले को, तो ऑप्शन नंबर सी जो है √5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो हिंट पहले ही दे दिया था उन्होंने कि साइन 18 डिग्री की आपको वैल्यू डालनी है। नेक्स्ट आपको 3D के जो क्वेश्चन आए थे 61 का, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में 61 का, अगर मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट अब जल्दी जल्दी आंसर बताता हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 4। 62 की अगर हम बात करें, जो ये आपका आया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी थी सेंटर से स्फेयर के, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। और आपसे बोला गया था कि कौन सा वाला करेक्ट होगा स्टेटमेंट, उसी वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करें 62 का, तो ऑप्शन नंबर बी 0.5 से पी जो है 1 के बीच में होगा, और 1 से छोटा 0.5 से बड़ा होगा। उसके बाद बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड द सेंटर ऑफ स्फेयर। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? ठीक है, तो ये जो पूछा गया था 63 में, 63 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, अगर वहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आपको, तो ये ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स। ठीक है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपसे बोला है डायरेक्शन रेशियोज बता दो इसके। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, डायरेक्शन रेशियोज निकालने थे, 3 2 और 1 निकल जाएंगे इसके। 65 की बात करते हैं। 65 में आपको बोल रखा था कि पी क्यू आर जो है वो इंटरसेप्ट है, वो प्लेन पे बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिव, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी? तो 65 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी 11 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और उसके बाद वेक्टर का क्वेश्चन आया था, आपसे ये बोला गया था कि वेक्टर जो है वो दोनों कोलिनियर हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, पी और क्यू की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना 8/3 और 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 67 पे ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, देन व्हाट इज ए जी इज इक्वल टू। तो 67 की अगर हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी प्लस सी माइनस 2a/3 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद बोल रखा है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एडिशन में हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो बात करें तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव होना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाता है, बट वो अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है क्या, तो क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं होता, क्योंकि उसमें माइनस कॉमन आ जाता है। वेक्टर ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें माइनस कॉमन आ जाता है। माइनस कॉमन आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है, बस ये दो स्टेटमेंट ही जो है वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है ए बी सी जो है 3 नॉन जीरो वैक्टर्स हैं, और इस तरीके से है कि ए क्रॉस बी बराबर है सी के। तो ये बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? काफ़ी सारे बच्चों ने ना इसका आंसर गलत दिए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि ए यूनिक होगा अगर बी और सी गिवन हो। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सी यूनिक होगा अगर ए और बी गिवन हो। तो इसकी बात याद रखना, जो 69 क्वेश्चन है ना, आपको जो करना था, इसकी खाली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। यानी बाकी कौन सी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, खाली सेकंड वाली ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने इसका आंसर जो है वो गलत दिया है।
70 वाले की बात करें, 70 वाले का अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर मुझे लगा है और मैंने पूरा सॉल्व करा है। इसमें cos 2 थीटा इज़ ग्रेटर देन -1 आपका बनेगा जब आप उसको डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करोगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना और लगा देना उसको, ठीक है? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए मॉड बी जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा ऐड करके 1 और 1, ठीक है? तो जैसे ही आप लगाओगे तो आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा, cos 2 थीटा लगा देना ग्रेटर देन -1 करके, आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है 2 डिजिट आउट ऑफ 1 2 3 4 5 आर चूजन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट अपीयर्स एज 0, ठीक है? तो इसका जब हमने निकाला तो 2/10 इसका आंसर आया, 5C2 तो नीचे हो गया, ऊपर आ गया, दो कंडीशन ऊपर होगी फेवरेबल आउटकम, तो 1/5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर 71 का बी, ठीक है? 72 पे आ जाते हैं। 72 में जो है ना, ये आपसे क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी सा पूछा गया था। इसका मैंने आपको बताया भी होगा सिमेट्रिक कर्व के बारे में ना, तो इसमें नेगेटिवली स्क्यूड कर्व की कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, ठीक है? नेक्स्ट आपको दे रखा है द वेरिएंस ऑफ 5 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन इज़ 3.6, 4 उसमें से 4 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं 2, 2, 4 और 5, तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन बता दो, तो कौन-सी हो जाएगी? 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? 73 का। 74 पे आ जाते हैं। देखो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, देखो जल्दी-जल्दी, ठीक है? आपको बोला है अरिथमेटिक मीन पूछा गया 50 टर्म्स का, एक एपी के, जिसकी पहली टर्म 4 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस भी 4 दे रखा है। तो जब हमने इसका अरिथमेटिक निकालोगे ना आप इसका अरिथमेटिक मीन, तो इसका अरिथमेटिक मीन डी यानी 102 आएगा, ठीक है? उसके बाद 102 के बाद में व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन? आपसे मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट पूछा गया था, तो कुछ नहीं करना था आपको, अरिथमेटिक मीन जो निकला है ना, ठीक है? या डेविएशन अबाउट मीन जो निकला है, उसको आप करना क्या होता है कि उसको आपको अरिथमेटिक मीन से डिवाइड करना होता है, ठीक है? बस इतना करना होता है। तो जैसे ही आप करोगे तो 0.22 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल, ठीक है? अगर आपने ये करा है तो सही है, नहीं करा है तो गलत है। 76 की बात करें, 76 का जो आ रहा है वो इंटीग्रेशन करना था, कुछ नहीं करना था, इसमें sin थीटा कॉमन ये cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर अपन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर बन जाता। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते 1 प्लस 10x को t मान लेते, आपका आंसर बन जाता। तो ये आंसर जो बनेगा ना 76 का ऑप्शन नंबर बी 1/2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है? 77 पे आ जाते हैं। 77 में बोला गया है साइन x की पावर -1/2 दे रखा है, cos x की पावर -3/2 दे रखा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो ये बनेगा 2√10x के इक्वल, ठीक है? 78 पे आ जाते हैं। 78 का बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको, e की पावर -x इसमें से कॉमन ले लेते, तो वो ना ऐसे बन जाता है e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है? और ये I2 जो है इसमें इसके साथ में जोड़ देते बस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, और दोनों का ना इंटीग्रेशन कर देते, आपका आंसर आ जाता है, यानी I इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2 कर देते। तो आंसर जो आएगा ना इसका, ये आएगा 1, मतलब काट-पीट के, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x प्लस c आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होएगा। 79 की अगर हम बात करें, 79 में जो है ना ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, माइनस का 1 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 80 की अगर हम बात करें, 80 में कितनी एक्सट्रीम वैल्यू आ सकती हैं, तो इसको कुछ नहीं करना था, एक बार डेरिवेटिव करते तो आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाएँगी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी, यानी 80 का जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 की अगर हम बात करें, 1 अपॉन 10x प्लस कॉट x दे रखा है और आपसे ये पूछा गया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना था, डेरिवेटिव कर देते, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है x की वैल्यू निकाल के ना, ठीक है? कुछ नहीं, y में रख के आंसर आ जाता। तो आंसर जो है ना 81 का ऑप्शन नंबर बी 1/2 इसका करेक्ट आंसर आंसर आता, मैक्सिमम वैल्यू ये निकलती। इसके बाद इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हो, और बहुत सारे और भी तरीके हैं इसको करने के 82 के। तो 82 की अगर मैं बात करूँ, 82 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 4, ठीक है? 83 की बात करते हैं, 4x प्लस 3 दे रखा है, तो एफ ओ यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दे रखा है 3 बार, -1 की वैल्यू क्या होगी? आपसे ये पूछा गया था। तो अगर हम इसकी बात करें 83 का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी माइनस का 1, ठीक है? 84 की बात करते हैं, इसमें लॉग लेके आपको सॉल्व करना था, बहुत ही ईज़ी सा क्वेश्चन था, ठीक है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, माइनस का 1। उसके बाद 84 के बाद में 85 पे आ जाते हैं। 85 में x इज़ इक्वल्स टू 1 पे निकालना था, ये है x की पावर x। तो कभी भी ऐसा होता है तो x की पावर x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? x स्क्वायर जैसे ही होगा इसका लॉग लेके दोबारा से आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 1, ठीक है? उसके बाद आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक और क्वेश्चन दे रखा था, और 86 में अगर हम बात करें, इसका डी यानी 0 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है? 87 की अगर हम बात करें, log 5 y दे रखा है और y 0 इज़ इक्वल्स टू दे रखा है log 5। तो पूछा ये गया है कि y1 की वैल्यू कितनी होगी? y1 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी 81 में 87 में सॉरी।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी 5 log 5 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेचुरल लॉग की बात हो रही है अभी इस समय, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर एक्स। तीन स्टेटमेंट दे रखी है, डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है आपको 88 में ही कि इसका जो ये है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस तो है क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है क्या एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो उस पे अगर हम इसकी बात करें 89 का, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 89 में। 88 सॉरी 88 का, एक मिनट ज़रा मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ लूँ। स्टेटमेंट में बोल रखा है कि ये इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। हाँ, ये सही है। कॉन्टिन्यूस है, हाँ कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो वो भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। 89 पे देख लेते हैं। 89 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था, इसको ईजिली हो जाता है। ये एल हॉपिटल रूल लगा के हो जाते हैं ये, ठीक है। सेकंड 90 वाला भी देखो ज़रा। 90 वाले को करेंगे तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा 6। एल हॉपिटल से इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही ईज़ी सा क्वेश्चन आया था, आपको बोला गया था व्हाट इज़ द मीन ऑफ द वैल्यूज़। आपसे मीन निकालने के लिए बोला था 99, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, समेशन xi माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जो भी आपको मीन वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है आपको बस वो लिखना होता था। यहाँ पे n होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं कर, n या m कुछ भी होता है, तो जैसे ही आप उस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका आंसर 99 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, 91 के बाद में 92 पे आ जाते हैं। अलजेब्राइक सम डेविएशन का क्या जो बोला गया है वो 99 है। 99 से अगर मेजर करें तो क्या आएगा? तो 99 से जैसे ही मेजर करेंगे हम तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे पुराने वाले में ही, आपका आंसर 0 जो है वो बन जाएगा। 93 की अगर हम बात करें, 93 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 90 आएगा। करना वही नहीं है, 1980 के आसपास कुछ आएगा, उसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे, तीनों के लिए सेम ही है, ठीक है। तो आपका सीधा-सीधा आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला एक ही लग रहा है सब में। अन उसके बाद बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर इन एपी इट इफ विद द फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस 3। तो मीन मार्क्स पूछा गया था आपसे। 94 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी 79 इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 पे अगर आ जाते हैं हम, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 79, ठीक है। उसके बाद मीन भी 79, मीडियन भी क्या आ रहा है 79 ही आ रहा है इसका, ठीक है। यानी 94 का भी डी है और 95 का बी है। उसके बाद आ जाते हैं इस पे 96 पे। 96 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जब मैंने निकाला तो इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 पे आ जाते हैं, 97 का आंसर 2/5, ऑप्शन नंबर बी ही इसका भी करेक्ट आंसर है। 98 पे आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 4/7। 98 के बाद में 99 पे आ जाते हैं, डी इसका भी करेक्ट आंसर 3/4। और 100 पे, 100 का आंसर जब हमने निकाला तो बहुत ही आसान था। 100 का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, डी यानी 160/729। उसके बाद 101 पे आ जाते हैं। 101 पे इसका अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी 101 का भी करेक्ट आंसर है, यानी 1/729 जो होगा वो इसका नहीं, एक मिनट, 101, हाँ बी, डी डी 1/729। उसके बाद इस पे आ जाते हैं 102। 102 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 665/729 होगा। और 103 पे आ जाते हैं। वैल्यू पूछी गई थी, एक टेबल दे रखी थी, मीन दे रखा था इसका, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दे रखा था, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं थी। पी की वैल्यू पूछी गई थी, बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में जो पी की वैल्यू निकलेगी वो 27 निकलेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्यू की वैल्यू जो निकलेगी 1 निकलेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आपसे नेक्स्ट बोल रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डबल देन व्हाट वुड बी द मीन। अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दो तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन वही रहेगा। 105 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 50 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 50 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जो ये फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था कि वो एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, या थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में ये जो फंक्शन हो जाएगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो 106 की अगर हम बात करें, 106 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 से 6 के बीच में जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 106 का भी आंसर 1,6 ही है, यानी 1 से लेके 6 तक के बीच में। 107 की अगर हम बात करें, 107 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डाटा जो है इनसफिशिएंट है। 108 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी 1/4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है मेरा। और 109 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 130, ठीक है। इसके पूरे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपसे ये बोला गया कि ये जो कर्व है 110 में,
110 में आपसे बोला गया है ये कर्व है, ये कर्व किसको डिक्टेट या मैं बोलूँगा कि किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट लाइन को की फैमिली को जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है। 111 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। 112 की अगर हम बात करें, 112 का जो है ऑप्शन नंबर सी ही इसका भी करेक्ट है, x + y = 1 + 1 = 0 हो जाएगा। 113 पे आ जाते हैं, 113 का जो आंसर होगा वो होगा, ये क्वेश्चन ये वाला दे रखा था आपको, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लाइन y - 2 = 0। तो 113 का जो आंसर बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, x² + y² - 2x - 2y + 1 = 0। 114 पे आ जाते हैं, 114 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, y² = -12x। 115 पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड इलिप्स, फोकस ऑफ द इलिप्स, x² + 2y² = 1। पहले इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और आपका आंसर आ जाता। तो इसका जो 115 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आया है, √2। ठीक है, अगर आपने बी ही लगाया तो आपका करेक्ट है। 116 में आपसे बोला गया है ए-बी-सी जो है वो लेंथ्स हैं साइड की, बी-सी, सी और ए-बी की, एक ट्रायंगल ए-बी-सी का है और पी जो है वो पैरामीटर है, क्यू है एरिया। तो आपसे पूछा गया है P-2 है, 10a/2 की वैल्यू क्या होगी? तो 116 की अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर डी 4Q इसका करेक्ट आंसर होगा। 117 पे आ जाते हैं, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x + 2y +2 = 0 एंड 2 लाइन दे रखी है, 2x - 3y - 3 = 0। तो कट्स इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ इंटरसेप्ट, आपसे ये पूछा गया था। तो 117 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है? जैसे आप इसको निकालोगे। इंटरसेप्ट वाली जो लाइन की इक्वेशन होती है ना, x + y = a, वो वाली आपको लगा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, इक्वल इंटरसेप्ट वाली, ठीक है? अंडर व्हिच कंडीशन द फॉलोइंग कंडीशंस which one of the following condition are the line ax plus by plus c is equals to 0 और bx plus ay plus c is equals to 0, कौन सी कंडीशन में जो लाइन है वो पैरेलल होंगी? ऑप्शन नंबर सी याद रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है? 119 पे आ जाते हैं। 119 में बोला गया है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लॉकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय कटिंग द लाइन, ठीक है? एक लाइन दे रखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, ए इसका करेक्ट आंसर है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है? फिर 120 का यानी लास्ट वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने पूरा कर दिया, अभी हमारे साथ बने रहिए, अगर आपको इसको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी हम इसके पोस्ट करने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।